नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी जो आज की क्लास है वो 36 नंबर की है और हिंदी साहित्य में आदिकाल में रासो साहित्य हमारा चल रहा था। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह लेने हैं या कोई भी कोर्स वगैरह खरीदना है, ऐप से आप खरीद सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 9929261623 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए साथियों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और वो है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य में 8वें नंबर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर प्रश्न में, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से जरूर आया। आप सबको पता है कि इसके रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदाई थे। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन रहे हैं? चंद्रबरदाई रहे हैं। ठीक है ना? कौन रहे हैं? चंद्रबरदाई। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ये तो आपको याद रखना है और ये वैसे सबको याद भी है। इसके बाद में इसका जो रचना काल है वो अलग अलग है। रचना काल की अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर, तो रचना काल जो है 1193 ईस्वी माना जाता है। 1193 ईस्वी माना जाता है, ये ध्यान रखना। और 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ऐसे लिख सकते हैं। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक है ना? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। देखो, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रचना काल क्या है। 1193 में भी पूछा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है ये भी कहा जा सकता है कि 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब वहां दे देगा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो फिर वहां पर समस्या नहीं होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनका जन्म जो है कब हुआ? इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ है वो 1100 चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ है 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ है। कहां हुआ है? लाहौर में हुआ है। चंद्रबरदाई का जन्म कहां पर हुआ है? 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ है। और ये जो है भाट जाति से संबंधित थे। भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में, भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ है। भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में इनका जन्म हुआ है। यार सर्दी जुकाम बहुत हो रही है, क्या ही करें। चलिए आगे लिखिए। इनका जो काव्य रूप है वो कैसा है? पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप, तो काव्य रूप में अगर बात करते हैं तो ये एक प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य है। इसका जो काव्य रूप है वो कैसा है? प्रबंधात्मक रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पृथ्वीराज रासो है, उसका रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है। रचनाकाल क्या है? 1193 ईस्वी माना जाता है। इसे 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी हम लोग कह सकते हैं। जन्म है 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ। और जो चंद्रबरदाई है वो उनका जन्म की बात की जा रही है, न कि पृथ्वीराज की। 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ था जन्म। भाट जाति के जगाता नामक स्थान पर हुआ, गोत्र में हुआ। काव्य रूप है प्रबंधात्मक काव्य रूप है, ठीक है? तो ये तो आप याद रख ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे लिखिए इसी क्रम में। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा, देखो, हिंदी के तो प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, ये ध्यान रखना। किसके? हिंदी के प्रथम महाकवि। तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तथा पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह ध्यान रखना। यह बात भी बहुत जबरदस्त बात है कि चंद्रबरदाई को जो है हिंदी का जो है प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है?
ये जरूर याद रखना कि चंद्रबरदाई जो है किस जाति से थे, भाट जाति से थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस जाति से थे, भाट जाति से थे। अगला यहां पर लिखिए नायक और नायिका। अब इसका जो नायक है ये तो आप सबको पता भी लग रहा है कि इसका नायक कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसका जो नायक है वो कौन है, पृथ्वीराज चौहान है। और ये एक पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ के थे, अजमेर के शासक माने गए हैं। अजमेर के शासक, ये अजमेर के शासक थे। और ये कैसे थे, धीरोदात्त श्रेणी के नायक थे। ये जो नायक कैसे हैं, धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। धीर और उदात्त श्रेणी के नायक जिसे हम कहते हैं, धीरोदात्त श्रेणी के नायक ये रहे हैं। धीरोदात्त श्रेणी के नायक थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। धीरोदात्त यानी कि उदात्त में महान रहे हैं, हमेशा उद्धार दूसरे के लिए हमेशा काम किया इन्होंने, वो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में नायिका की अगर बात करते हैं तो नायिका की अगर बात यहाँ पर करें तो नायिका कौन रही है, संयोगिता। कौन रही है इसकी नायिका, संयोगिता इसकी नायिका रही है। ये देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, ये घुमा फिरा कर पूछने वाली कोई बात नहीं है यहाँ, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये कैसे नायिका रही है, ये मुग्धा नायिका रही है। मुग्धा श्रेणी की नायिका रही है ये, ठीक है ना। तो याद रखना नायक तो पृथ्वीराज चौहान है जो धीरोदात्त श्रेणी के हैं, और नायिका जो है वो संयोगिता है जो मुग्धा श्रेणी की नायिका रही है। पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर के शासक माने जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। अब पृथ्वीराज जो रासो है उसमें कुल सर्ग, अब इसमें जो सर्ग है उनको हम लोग क्या कहते हैं, समय कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कुल सर्ग है वो कितने थे, इसमें 69 सर्ग माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 69 सर्ग या 69 समय इसमें माने गए हैं। तो यहां पर लिख लीजिए 69 समय या सर्ग माने गए हैं। तो लिखिए 61 प्लस 8, तो 61 जो सर्ग है, 61 जो सर्ग है वो तो क्या है साथियों, चंद्रबरदाई ने लिखे थे। 61 सर्ग तो किसने लिखे, चंद्रबरदाई ने लिखे। चंद्रबरदाई ने लिखे। ये 61 सर्ग तो किसने लिखे, चंद्रबरदाई ने लिखे। और जो ये 8 हैं वो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण के द्वारा लिखे गए थे। तो ये 8 जो सर्ग हैं ये किसने लिखे, जल्लण ने, ये जल्लण ने लिखे थे। और ये किसके पुत्र थे, चंद्रबरदाई के पुत्र थे, चंद्रबरदाई के पुत्र। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें सर्ग है 69 सर्ग है, 61 सर्ग तो चंद्रबरदाई ने लिखे थे खुद नहीं, लेकिन ये पूरा नहीं लिख पाए थे। तो फिर इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था, जो 8 सर्ग बच गए थे वो जल्लण ने किया था, जो किसका पुत्र था, चंद्रबरदाई का पुत्र था। इस बात को भी आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है, कर लोगे। अब इसमें जो प्रधान रस है वो क्या है, प्रधान रस यानी कि जो पृथ्वीराज रासो है उसका प्रधान रस क्या माना जाता है, वीर और श्रृंगार रस माना जाता है। वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रधान है, यानी कि दोनों रसों की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है, वीर रस की और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे लिखिए अब इसमें इसकी शैली कैसी है, यानी कि ये किस शैली में लिखा गया है, शैली कैसी है, ये किस शैली में लिखा गया है भाई, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये पिंगल शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है, पिंगल शैली में लिखा गया है। और पिंगल शैली आप सबको पता है कि अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रण है, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण होता है पिंगल शैली, ये आपको सबको पता होना चाहिए, यहां तक कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ जाए, लिख लेना ये चीजें ना, आगे लिखो। पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण, पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण, पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण, पृथ्वीराज रासो के रूपांतरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रूपांतरण है वो 4 रूपांतरण यहाँ पर माने गए हैं, और उन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे। अब 4 रूपांतरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लिखिए आप यहाँ 4 रूपांतरण में सबसे पहले आता है वृहद रूपांतरण, ठीक है, सबसे बड़ा जिसको वृहद कहते हैं, ठीक है, वृहद रूपांतरण। वृहद रूपांतरण इसमें क्या है, इसमें जो छंद है वो कितने हैं,
इसमें जो छंदों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 16,306 इसमें छंदों की संख्या मानी गई है साथियों। अर्थात हम लोग इसमें जो सर्ग अर्थात जो समय जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो के लिए, वो कितने माने गए हैं? 69 माने गए हैं। याद रखना, जो बृहत रूपांतरण है पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण है। तो सबसे पहला बृहद रूपांतरण है जिसमें छंद जो है 16,300 छंद है, और सर्ग या समय जो खंड जिसे हम कहते हैं वो 69 है। ठीक है, याद हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसकी जो हस्तलिखित प्रति है, लिख लीजिए इसमें, इसकी हस्तलिखित प्रति, इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में, उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। किसकी? वृहद रूपांतरण की। पृथ्वीराज रासो का जो वृहद रूपांतरण हुआ उसकी प्रति जो है उदयपुर के संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित है साथियों। ठीक है, आगे लिखे इसी क्रम में, इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा हुआ है। तो जो बृहद रूपांतरण है पृथ्वीराज रासो का, उसमें 69 तो समय या सर्ग है, 16,306 इसमें छंद है। इसकी जो प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। बस इतनी सी बात इसमें याद रखना। वैसे तो बात मैं बता दूं आपको, ये ध्यान रखो, छंद सर्ग कितने हैं उदयपुर संग्रहालय में। देखो यार, ये तो 4-5 बातें तो याद रखनी पड़ेगी हर किसी में आप लोगों को, इसका तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद में दूसरा रूपांतरण आ जाता है यहाँ पर, वो है हमारा मध्य रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण है? मध्यम रूपांतरण। ठीक है, मध्यम रूपांतरण में क्या है? लिख लीजिए, मध्यम रूपांतरण में भी छंद कितने हैं? मध्यम रूपांतरण में जो छंद हैं वो लगभग कितने हैं? 7,000 छंद इसमें बताए गए हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे लिखिए इसी क्रम में, इसकी हस्तलिखित जो प्रति है, इसकी जो हस्तलिखित प्रति है बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालयों में रखी हुई है। ठीक है, तो मध्यम रूपांतरण में जो है उसमें छंद कितने हैं? 7,000 बताए गए हैं, और इसकी जो प्रति है वो बीकानेर और अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। इसकी प्रति किसके? मध्यम रूपांतरण में, जो पृथ्वीराज रासो का मध्यम रूपांतरण किया गया है। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर है लघु रूपांतरण। लघु रूपांतरण पृथ्वीराज रासो के हैं ये चारों के चारों रूपांतरण। सबसे पहले हमने बृहद रूपांतरण किया, फिर मध्यम, और फिर अब लघु रूपांतरण हम लोग कर रहे हैं। लघु रूपांतरण में बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें ध्यान रखना है बस। इसमें कितने छंद हैं? इसमें जो छंद है वो लगभग कितने हैं? 3500 छंद हैं इसमें जो सर्ग जिन्हें हम लोग समय भी कहते हैं वो कितने हैं? 19 सर्ग हैं इसमें। आगे लिखिए, इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो लघु रूपांतरण में 3500 छंद है, सर्ग 19 है, और इसकी जो प्रति है वो कहां पर सुरक्षित है? बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगला यहां पर आ जाता है लघुत्तम रूपांतरण। कौन सा आता है? लघुत्तम रूपांतरण। चौथे नंबर पर लघुत्तम रूपांतरण की अगर बात करते हैं तो इसमें जो आता है वो है छंद कितने हैं इसमें? छंद इसमें जो है 1300 छंद बताए गए हैं। कितने छंद? 1300 छंद बताए गए हैं। इसमें लिखे, इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। ये बात भी ध्यान रखना भाई, लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंद है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इसको मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है
डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मूल पृथ्वी रासो किस रूपांतरण को माना गया है? तो लघुत्तम लघुत्तम रूपांतरण को माना गया है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। चलिए, इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसका जो संपादन है लघुत्तम रूपांतरण का, इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया है। बहुत आसान से इसमें लिखा दिया मैंने आपको। अब एक नोट डाल के लिखिए, थोड़ी सी यहाँ पर इसकी लैंग्वेज हम लिखते हैं। एक नोट डाल के लिखिए, इसमें थोड़ी सी बातें जो लिखनी है हमें। ठीक है, चलो लिखो। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर कर्नल जेम्स टॉड ने इसे छंदों का अंग्रेजी में टॉड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसे द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी ऑफ बंगाल, याद रखना, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यहां से भी हटा देता हूं ये, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करने की योजना बनाई। ये लिखना भाई, थोड़ी सी बातें हैं जो आपको लिखनी है कि पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति जो है कर्नल जेम्स टॉड बहुत मुग्ध हो गए, बहुत प्रसन्न हुए उसको देख करके, उसको पढ़ करके। और कर्नल जेम्स टॉड ने जो इसके छंद थे उसको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इसे जो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाते हैं साथियों ये, ठीक है। इसी बीच डॉक्टर वूलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नाटक संस्कृत भाषा में, ये पृथ्वीराज विजय जो नाटक है वो किसमें, संस्कृत भाषा में मिला, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था, जिसमें संयोगिता हरण का क्या नहीं था, चित्रण नहीं था साहब। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, इन सारी चीजों को ध्यान रखना भाई, ठीक है। नहीं तो गलतियां होने के चांसेज हैं, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर क्या हो गया। मैं भी एक बार फिर आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस चीज को। अतः उन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक या जाली घोषित करते हुए अप्रामाणिक या जाली घोषित करते हुए इसका प्रकाशन रुकवा दिया। इसका प्रकाशन क्या कर दिया था, रुकवा दिया था।
तो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर के कर्नल जेम्स टोड तो प्रसन्न हो गए थे। कर्नल जेम्स टोड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसे द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करने की उन्होंने योजना भी बना ली थी कि पृथ्वीराज रासो को हम यहाँ से प्रकाशित करवाएंगे। वो प्रसन्न हो गए थे। इसी बीच डॉक्टर बुलर आ गए। तो डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि कहाँ के थे? कश्मीर के थे। कवि के द्वारा रचित एक पृथ्वीराज विजय नाटक मिला जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें संयोगिता हरण का कोई चित्रण ही नहीं किया गया था। ठीक है। अतः फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक और जाली घोषित करते हुए इसका प्रकाशन क्या कर दिया? रुकवा दिया। किसने? डॉक्टर बुलर के द्वारा। आगे लिखें इसमें, डॉक्टर बुलर द्वारा इसे अप्रामाणिक घोषित करने के बाद अप्रमाणिक घोषित करने के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वान निम्नलिखित 3 भागों में बंट गए। प्रामाणिकता को लेकर विद्वान निम्नलिखित 3 भागों में बंट गए। अब क्या हुआ? जब डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया, उसके बाद में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर जो विद्वान थे वो 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अब वो 3 भागों में किस तरह से डिवाइड होते हैं देखो, अब यहाँ पर लिख लेते हैं वो 3 भाग जो डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। ठीक है। और तीसरे नंबर पर आते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। इस तरह से डिवाइड हो गए। फिर सभी में अलग अलग विद्वानों को देखा गया कि भाई ये इसमें। तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि इनमें से अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अर्ध प्रामाणिक लिख लेना लास्ट वाला, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। सबसे पहला आता है अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। ठीक है। इसकी अगर ट्रिक की बात करते हैं तो इसमें ट्रिक भी आप लिख सकते हो। ट्रिक बना लीजिए, GMD अब अप्रामाणिक मोतीला। इस तरह से ट्रिक भी हम बना सकते हैं, GMD अब अप्रामाणिक मोतीला। अब यहां से देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पर तो सारे भी लिख लेते हैं हम लोग, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान सभी के नाम भी लिख लेते हैं। चलो, नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीरानंद तो जी से तो क्या बन जाएगा? गौरी शंकर हीरानंद ओझा बन जाएगा। दूसरा है M से क्या बनेगा? मुरारी दान एवं कविराज श्यामल दान। मुरारी दान एवं कवि राजा श्यामल दास। तो M से बन गया। इसके बाद में D से क्या बनेगा? देवी प्रसाद मुंसिफ। इसके बाद में चौथे नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं। 5वें नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर बुलर ने भी अप्रामाणिक ही माना था। और यहाँ पर 6ठे नंबर पर आ जाते हैं मोतीलाल मेनारिया। तो ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जी से तो गौरीशंकर हीरानंद ओझा, और एम से मुरारीदान एवं कविराजा श्यामल दास, डी से देवी प्रसाद मुंसिफ, और अप्रमाणिक से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अब से अ से नहीं ले सकते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ले लेना। इसके बाद में डॉक्टर बुलर, तो यहाँ ब से बुलर ले लेना। ठीक है, और मोती से मोतीलाल मेनारिया ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 जो है इसमें आते हैं। कितने आगे? मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मतलब मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा उससे। तो ये जो है 6 पूरे 6 के 6 जो यहाँ पर विद्वान हैं वो सारे के सारे अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो। तो याद कर लेना गौरीशंकर, इसमें देखो डॉक्टर बुलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो मुरारीदान कविराजा श्यामल दास से पूछा गया है। तो मुरारीदान और कविराजा श्यामल दास जो है वो इसको अप्रमाणिक मानते हैं, डॉक्टर बुलर अप्रमाणिक मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हीरानंद ओझा इसको अप्रमाणिक मानते हैं, मोतीलाल मेनारिया इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो आपको इस तरह से याद रख लेना, ट्रिक भी मैंने लिख दी है, जैसे भी आपको याद हो वैसे कर लेना। दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर अर्ध प्रमाणिक। ठीक है, लिखिए अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रामाणिक, अप्रमाणिक के बाद में अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आ जाते हैं। तो लिखो पूरे के पूरे विद्वान यहाँ पर कौन कौन से हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी इसकी? अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, अगर मुनि अधूरी हज सुनाए, हज सुनाए, ये ट्रिक बन सकती है। कैसे बनेगी देख लिखते हैं इसमें कौन कौन से विद्वान हैं। नंबर 1 अगरचंद नहाटा, दूसरे आ जाते हैं मुनि जिन विजय, और तीसरे आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और चौथे नंबर पर आ जाएंगे इसमें चौथे नंबर पर है सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, ये 4 इसमें आते हैं। अगर से अगरचंद नाहटा, मुनि से मुनि जिन विजय, अधूरी से हम लोग कुछ भी नहीं है, हज से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सुनाई से सुनीति कुमार चटर्जी हम ले लेंगे। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले ये 4 विद्वान रहे, अगरचंद नाहटा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, ये 4 विद्वान इसमें रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन सबको तो आपको एक टेबल बना लेना, आप अच्छे से डिवाइड कर लेना और फिर वहां पर लिख लेना, तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। याद तो ये करने ही पड़ेंगे आप लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके बाद में लिखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से रहे हैं ये भी लिख लीजिए आप। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान नंबर 1 पर श्याम सुंदर दास। ठीक है, दूसरे नंबर पर कर्नल जेम्स टॉड, तीसरे नंबर पर ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पर लिखे यहाँ पर मिश्र बंधु ने भी इसको प्रमाणिक माना है, और हरिओद भी रहा है। इसके बाद में लिखे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इसको प्रमाणिक माना है, छठे नंबर पर लिख लीजिए डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। 7वें नंबर पर लिखे डॉक्टर नगेंद्र इसको प्रमाणिक मानते हैं। 8वें नंबर पर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। तो ये 7 विद्वान, इसमें 8 विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसको क्या माना है, यहाँ पर प्रमाणिक माना है साथियों। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टॉड, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हरियोग, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने इसको क्या माना है, प्रमाणिक माना है। तो ये याद रख लेना भाई इसको ढंग से। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान।
तो इसको प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से? गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुरारीदान एवं कविराजा श्यामलदास, देवी प्रसाद मुंसिफ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मोतीलाल मेनारिया ने तो इसको क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। इसके बाद में अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान 4 विद्वान थे और उनके नाम इस प्रकार है: अगरचंद नाटा, मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। ये इसको मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। और प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वो 8 विद्वान हैं: श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, गिरियसन, मिश्र बंधु, हरिओम, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या। इन्होंने इसको क्या माना है? प्रामाणिक माना है। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, पृथ्वीराज रासो के पूरे 4 रूपांतरण भी हमने देखे। किसने इसको प्रामाणिक माना, अर्ध प्रमाणिक माना, अप्रमाणिक माना, वो भी सब हमने यहाँ पर देखे। अब पृथ्वीराज रासो की भाषा और आलोचकों की दृष्टि से वो सारी चीजें हम लोग जो है अगले वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। थोड़ी सी तबीयत और जुकाम हो रहा था, इस वजह से ऐसा हो सकता है, थोड़ा ढीलापन नजर आ रहा हो। कोई बात नहीं, हमें तो मैटर से मतलब होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।